Hello everyone, myself L.V. Misra, BTech from IIT कानपुर एंड डायरेक्टर ऑफ शिवाय गुरुकुल। आज आपके सामने आए हैं एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग सरफेस कंस्ट्रेंट डिस्कस करेंगे। तो सरफेस कंस्ट्रेंट बेसिकली है क्या? न्यूटन्स लॉ का एक छोटा सा टॉपिक है और उसमें मेनली क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, ये मैं आज जो है एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई करूंगा। तो सरफेस कंस्ट्रेंट में जैसे कुछ स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट में डिफाइन करता हूं। तो सरफेस कंस्ट्रेंट को चाहे तो हम लोग तीन स्टेटमेंट से डिफाइन कर सकते हैं, तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। तो स्टेटमेंट वन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इफ टू बॉडीज मूव इन कॉन्टैक्ट, if two bodies move in contact with each other, then their velocities or acceleration perpendicular to the surfaces in contact will be same। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर दो बॉडीज है, इफ टू बॉडीज आर इन मूव इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट के साथ मूव कर रहा है तो उनकी जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी एक्सेलरेशन होगा, उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस विल बी सेम। अब इसको समझने का ट्राई करते हैं कि बेसिकली ये कौन चीजें बोल रहा है। जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक सरफेस जो है, इस सरफेस के कांटेक्ट में ऐसे मोशन हो रहा है, ठीक। अब ये दोनों ऐसे सरफेस आपस में कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं। अगर आपस में कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं और हमेशा ये कांटेक्ट बना हुआ है, तो इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि एक सरफेस के भागने का रेट एंड दूसरे सरफेस का उसको कैच करने का रेट अगर सेम बना हुआ है, तभी ये कांटेक्ट जो है बना रहेगा। कि एक सरफेस जितना इससे दूर जाएगा, दूसरा सरफेस उतना ही उसके पास आ जाना चाहिए ताकि कांटेक्ट बना रहे। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक सरफेस जितने से भागेगा, दूसरा सरफेस उतने से उसको पकड़ेगा। यानी कि एक सरफेस के भागने का रेट दूसरे सरफेस के पकड़ने के रेट के बराबर होगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा, उनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो पहला तो स्टेटमेंट ये हो गया। इसी स्टेटमेंट को दूसरे फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। सेम स्टेटमेंट हम लोग चाहें तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इफ टू बॉडीज मूव in contact with each other, then their relative velocity or relative acceleration perpendicular to the surfaces in contact will be 0। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है एग्जैक्टली सेम ही चीज डिफाइन कर रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये बोल रहे हैं
कि अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में मूव कर रहा है, तो उन दोनों बॉडी का जो भी वेलोसिटी होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू सेम होगी। और उसी चीज को अदर वे में हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में मूव कर रहा है, तो इनका जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा और रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस जो है वो जीरो होगा। मीन्स कि एक के रिलेटिव दूसरी बॉडी जो है, दूसरा जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इसके रिलेटिव ये बॉडी अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ज्यादा मूव कर गया, यानी कि इन दोनों में सेपरेशन हो जाएगा। और अगर इस बॉडी से इस बॉडी के रेस्पेक्ट में ये बॉडी सरफेस के परपेंडिकुलर ज्यादा मूव कर गया, यानी कि ये बॉडी इस बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगी। तो अगर ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं हो रहा है और दोनों का कांटेक्ट केवल बना हुआ है थ्रू आउट द मोशन, मीन्स कि एक सरफेस सरफेस के परपेंडिकुलर जितने से भाग रहा है, दूसरा सरफेस जो है सरफेस के परपेंडिकुलर उतने से उसको पकड़ रहा है, कैच कर रहा है। तो एक का सेपरेट होने का वेलोसिटी और दूसरे का अप्रोच करने का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। तो जब रिलेटिव फाइंड करेंगे तो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी है या सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन है, तो रिलेटिव की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसी स्टेटमेंट को अदर वे में जो है हम लोग यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट को एक थर्ड तरीके से जो है, थर्ड वे में जो है और इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो भी लिख लेते हैं। जो स्टेटमेंट 2 है, मैंने बताया है कि दो बॉडीज अगर आपस में कांटेक्ट में हो, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो है उनका वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम रहेगा। इसको ये भी बोल, सरफेस के परपेंडिकुलर उनका रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब इसको अदर वे में ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में मूव कर रहा है, तो एक दूसरे के रिलेटिव वो एक दूसरे के सरफेस पे केवल स्लिप कर सकता है, यानी कि जो भी उनका रिलेटिव वेलोसिटी होगा या जो भी रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। तो इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स if two bodies move in contact with each other, then their relative velocity or relative acceleration will be always parallel to the surfaces in contact। यानी कि दो बॉडी अगर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में मूव कर रहा है, तो उनका जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा या रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। एक दूसरे के सरफेस पे बस वो स्लिप कर सकता है। तो एक दूसरे के सरफेस पे स्लिप अगर कर रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी विल बी पैरेलल टू द सरफेस। तो ये सरफेस कांस्टेंट के स्टेटमेंट्स हो गए, जिन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं इन स्टेटमेंट्स को, कि पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर दो बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं, देन देयर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट विल बी सेम। इन अदर वे, if two bodies move in contact with each other, then their relative velocity or relative acceleration perpendicular to surface will be zero. Or we can say that if two bodies move in contact with each other, then their relative velocity or relative acceleration will be always parallel to the surface. अब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स को डिफाइन करने के लिए, इनको समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल मैं लूंगा, जिससे सरफेस कांस्टेंट में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसके लिए जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो कि
सपोज दो सरफेसेज हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, एक वर्टिकल सरफेस हो गया। इन दोनों सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट्स, दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक। तो एक ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, ये ब्लॉक का शेप कुछ ऐसे दिया हुआ। दिस ब्लॉक इज सपोज m1 एंड दिस एंगल इट इज थीटा। नाउ अनदर ब्लॉक जो है इसके ऊपर जो है इन्वर्टेड फॉर्म में सेम शेप का इसके ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है। अब उस ब्लॉक का कंडीशन कुछ ये है कि ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एक वॉल ये हो गया इसका, दूसरा वॉल इस वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है, और तीसरा फेस जो है, जो स्लैंटेड फेस है, ये यहां तक ऐसे कांटेक्ट में, एंड अगेन दिस एंगल इज थीटा, एंड सपोज मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m2। अब जैसे अगर कोई पूछता है कि ये इन दोनों ब्लॉक्स को अगर रिलीज किया जाए, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, इनको रिलीज करेंगे तो इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस क्या होंगे, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग डिस्कस किए थे कि पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं एंड देन कांस्टेंट रिलेशन लिखते हैं। यहां भी हम लोग क्या करेंगे कि पहले न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे और फिर देखेंगे कांस्टेंट रिलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों आती है और वो रिलेशन कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला काम, इन दोनों ब्लॉक्स का मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा, और एफबीडी ड्रॉ करके न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या क्या बनेगी वो हम लोग लिखने का ट्राई करेंगे। तो पहले मान लीजिए कि m1 जो है, m1 ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो m1 ब्लॉक को प्लॉट किया। अब इसके थ्रू एफबीडी कैसे ड्रॉ किया जाता है उसका भी एक डिटेल में बताता हूं कि जैसे किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। जैसे m1 मास जो है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो पहले m1 मास को प्लॉट करेंगे। m1 मास को जो है सराउंडिंग से आइसोलेट करेंगे, उसका बाउंड्री प्लॉट करेंगे, एंड देन इस बाउंड्री के बाहर से जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उन फोर्सेज को इस पे एक एक करके प्लॉट करते चले जाएंगे। तो अब इस बाउंड्री से बाहर क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे देख लेते हैं। तो एक तो इसका मास है तो वेट लगेगा, तो वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट m1g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। फिर ये जो सरफेस है, ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक का सरफेस दो जगह पे कांटेक्ट में है, एक यहां पे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है और एक यहां पे कांटेक्ट में है। यहां के नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड एज्यूम कर लेते हैं, ये जो है इस नॉर्मल फोर्स को n मान लेते हैं, और यहां पे कांटेक्ट जो है इस नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल फोर्स ड्यू टू वॉल मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस m1 ब्लॉक पे ग्राउंड का एक नॉर्मल लग रहा होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, एक ये फोर्स हो जाएगा नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड, और एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर n लगेगा, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स n अप्लाई कर दिया। ये एंगल थीटा दे रखा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, एंड मैंने अज्यूम कर लिया कि m1 जब इन दोनों को रिलीज करेंगे तो ये m1 ब्लॉक यहां से शिफ्ट करके इधर की तरफ आएगा और m2 ब्लॉक शिफ्ट करके नीचे आएगा। तो m1 का एक्सेलरेशन हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक्सेलरेशन a1 है इस डायरेक्शन में, और m2 नीचे की तरफ आएगा, इसका एक्सेलरेशन a2 मान लिया, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। अब a1 के डायरेक्शन में मुझे F इक्वल टू ma की इक्वेशन लिखनी है, तो फोर्सेज को रिजॉल्व अगर किया जाए तो नॉर्मल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो एक इधर कंपोनेंट आएगा, ये आएगा n sin थीटा, और एक नीचे फोर्स आएगा, ये आएगा n cos थीटा। तो ये जैसे रूल सब लोग जानते होंगे कि जब फोर्सेज को रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के साइड cos से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे साइड sin से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड नाउ एक्सेलरेशन ऑफ m1, ये हम लोग का m1 ब्लॉक है, m1 का एक्सेलरेशन हम लोग अज्यूम किए इस डायरेक्शन में a1 के इक्वल। अब a1 के डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है n sin थीटा, तो F इक्वल टू ma की अगर इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, n sin थीटा दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F नेट इक्वल टू ma। तो फॉर द ब्लॉक m1 हम लोग की इक्वेशन आएगी, फॉर द ब्लॉक m1 इक्वेशन आ गया n sin थीटा
दैट इज इक्वल टू m1 इंटू a1। एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही सेकेंड जो ब्लॉक है m2 का एफबीडी ड्रॉ करेंगे, तो m2 को प्लॉट कर लिया। अब m2 को यहां प्लॉट करते हैं, तो ये जो ब्लॉक है ये हो गया हम लोग का m2 एंड दिस एंगल इज थीटा। नाउ एफबीडी ऑफ m2 अगर प्लॉट किया जाए तो इसमें फोर्सेज क्या क्या लग रहे हैं, तो यहां भी अगर फोर्स प्लॉट किया जाए तो इनमें फोर्सेज में एक तो वेट लगेगा इसका m2g। m2g वेट इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो m2g डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नॉर्मल फोर्स ड्यू टू वॉल ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल होगा, तो नॉर्मल फोर्स ड्यू टू वॉल ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल आ गया। एंड इस सरफेस पे सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, इसका रिएक्शन ये जो नॉर्मल फोर्स n अप्लाई किया इसका रिएक्शन m2 पे आएगा, तो m2 पर रिएक्शन इधर होगा। एंड जैसे यहां पे वर्टिकल से थीटा एंगल पे m1 पे लगा है, वैसे ही यहां पे वर्टिकल से थीटा एंगल पे m2 पे एक्ट करेगा। ये एंगल हो गया थीटा। अब एक्सेलरेशन इसका माने है a2 एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो ये m2 जो ब्लॉक है इस वॉल के कांटेक्ट में स्लिप करके नीचे आ रहा होगा, और m1 जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में स्लिप करके इधर जा रहा होगा। ऑल दी सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं होगा इसमें। अब जैसे फोर्सेज को रिजॉल्व करके F इक्वल टू ma की इक्वेशन लिखनी है, तो इस नॉर्मल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये नॉर्मल फोर्स का ऊपर कंपोनेंट थीटा के साइड ये आएगा n cos थीटा, एंड दूसरे साइड कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा। अब हमें F इक्वल टू ma की इक्वेशन लिखनी है, तो F इक्वल टू ma की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो नेट डाउनवर्ड फोर्स मुझे लिखना है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स में क्या आ जाएगा m2g माइनस n cos थीटा दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हम लोग का m2 ब्लॉक है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी m2g माइनस n cos थीटा दैट इज m2a2। ये जो हम लोग की सेकेंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन तो फाइंड कर लिए। अब अगेन देख सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात की जाए तो नंबर ऑफ इक्वेशन तो 2 है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स फिर से 3 आ गया। a1 a2 एंड नॉर्मल 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो 3 अननोन 2 इक्वेशन अभी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी कि अगेन हम लोग को जो है तीसरी थर्ड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जैसे स्ट्रिंग कंस्टेंट का यूज करके हम लोग थर्ड इक्वेशन फाइंड करते थे, वैसे ही सरफेस कंस्टेंट का यूज करके हम लोग तीसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो वो जो थर्ड इक्वेशन होगी दैट इज द रिलेशन बिटवीन द टू एक्सेलरेशंस, इन दोनों एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन होगा। तो अब वो रिलेशन कैसे आएगा, तो अब जो स्टेटमेंट हम लोग यूज किए हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने ये बोला था कि अगर दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कांटेक्ट में मूव कर रहा है, दो बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट में मूव कर रहा है, तो उन दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर सेम होगा। तो पहले उसी को अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इसको अप्लाई किया जाए तो ये जो एक्सेलरेशन a1 है ये इस बॉडी का एक्सेलरेशन है, और ये कांटेक्ट सरफेस इनका ये है, तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों का रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो a1 को रिजॉल्व करेंगे तो a1 का सरफेस के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एंड पैरेलल टू सरफेस ऐसे एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा हॉरिजॉन्टल से, यानी कि a1 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा a1 cos थीटा, और ये हो जाएगा a1 sin थीटा, ठीक है। इधर हो गया a1 cos थीटा। अब हमें चूंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ही मतलब है, तो हमें यहाँ पे a1 sin थीटा से मतलब है। तो m1 का एक्सेलरेशन इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ गया a1 sin थीटा, यानी कि ये जो सरफेस है इधर भाग रहा होगा a1 sin थीटा से। अब a2 की बात करते हैं। a2 को भी रिजॉल्व करेंगे तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल दोनों रिजॉल्व करेंगे। तो सरफेस के परपेंडिकुलर अगर रिजॉल्व किया जाए तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर कंपोनेंट आएगा, एंड सरफेस के पैरेलल
इधर कंपोनेंट आएगा, एंड ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा उसका वर्टिकल के साथ सेम एंगल थीटा होगा, यानी कि ये A2 का इधर कंपोनेंट A2 cos थीटा आ जाएगा और A2 sin थीटा। अब जैसे एक स्टेटमेंट में फिर से बताया, ये काफी फेमस स्टेटमेंट है और हर जगह यूज होता है कि अगर किसी भी लाइन का या किसी भी सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर सरफेस होगा उसका वर्टिकल के साथ सेम एंगल फॉर्म होगा। तो जैसे यहाँ पे इसका एप्लीकेशन हम लोगों ने किया है कि जैसे इस पॉइंट पे इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा उसका वर्टिकल के साथ सेम एंगल थीटा होगा, यानी कि A2 का कंपोनेंट इधर रिजॉल्व करेंगे तो A2 cos थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों एक्सेलरेशंस को सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग रिजॉल्व कर चुके हैं, और हम लोग का सरफेस कांस्टेंट का स्टेटमेंट क्या था कि अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो तो उनके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस विल बी सेम, ये हम लोग डिफाइन किए थे। तो अब A1 के एक्सेलरेशन जो है इसका कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है A1 sin थीटा, और इसका कितना आ रहा है A2 cos थीटा, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों सेम होंगे, यानी कि थर्ड इक्वेशन आ जाएगी कि ऑल्सो फ्रॉम सरफेस कंस्ट्रेंट A1 sin theta is equal to A2 cos theta, A2 cos theta। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन, एंड अब देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अननोन भी है और 3 इक्वेशन भी है। तो अब इस 3 अननोन और 3 इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होगा। अब एक बार फिर बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने सरफेस कंस्ट्रेंट की इक्वेशन फाइंड किया, जो थर्ड इक्वेशन, अभी मैंने स्टेटमेंट यूज किया कि अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो तो उनके एक्सेलरेशन या वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस विल बी सेम। अब सेकंड स्टेटमेंट तो सेम ही था कि रिलेटिव वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन है तो रिलेटिव जीरो हो जाएगा। जो थर्ड जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे उसकी बात करते हैं कि अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होगा देन द रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल टू द सरफेस, इसकी बात करते हैं। तो A1 और A2 का रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो इस कांस्टेंट रिलेशन के अल्टरनेट की बात करें तो बाय यूजिंग रिलेटिव से अगर यूज करें तो जैसे मान लो कि हम लोग जो है विथ रेस्पेक्ट टू M1 M2 का मोशन देखना चाह रहे हैं, तो विथ रेस्पेक्ट टू M1 सारा चीज फाइंड करना चाह रहे हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू M1 अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये चीज ध्यान होगा रिलेटिव का कि जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं हम लोग उसके एक्सेलरेशन या उसकी वेलोसिटी को दूसरे में से सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है M1 के रिलेटिव M2 का हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो M2 का एक एक्सेलरेशन जो है A2 डाउनवर्ड है, तो एक A2 डाउनवर्ड हो गया, तो A2 डाउनवर्ड प्लॉट कर लिए, एंड M1 का एक्सेलरेशन है A1 वो लेफ्ट की तरफ है। जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अपोजिट वेक्टर को ऐड करना, यानी कि लेफ्ट का जो वेक्टर है उसको राइट में करके ऐड करेंगे। तो M2 का रिलेटिव एक्सेलरेशन जो फाइंड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू M1, तो एक A1 एक्सेलरेशन इधर ऐड कर देना होगा, यानी कि जो उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो रिलेटिव एक्सेलरेशन इस लाइन के लॉन्ग होगा, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब स्टेटमेंट यूज करते हैं कि हमारा स्टेटमेंट सरफेस कांस्टेंट का क्या था कि अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो देन देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल टू द सरफेस। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर पैरेलल टू द सरफेस है तो ये एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 जो होगा वो इस सरफेस के पैरेलल होगा ना।
तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, अगर इस सरफेस के पैरेलल है तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा ये एंगल थीटा होना चाहिए, नहीं? और अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि नाउ tan थीटा इस इक्वेशन से फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर इज A2 एंड बेस इज A1। तो tan थीटा इज A2 अपॉन A1, दैट मीन्स A2 इज A1 tan थीटा। ये जो है ये हम लोग के थर्ड इक्वेशन चाहे तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो A2 इक्वल टू A1 tan थीटा, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ से अगर A2 फाइंड करेंगे तो cos थीटा से डिवाइड करेंगे एंड sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, यानी कि A2 इक्वल टू A1 tan थीटा। तो या तो A2 इक्वल टू A1 tan थीटा ये रिलेटिव वाला स्टेटमेंट यूज करके फाइंड करें, या हम लोग जो है परपेंडिकुलर सेम करके फाइंड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो एक बेसिक जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने ये चीज समझने का ट्राई किया कि सरफेस कंस्ट्रेंट जो है, सरफेस कंस्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सरफेस कंस्ट्रेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं, और सरफेस कंस्ट्रेंट को कैसे अप्लाई करते हैं। तो फिर से एक बार चीज़ों को समराइज करता हूं मैं कि सरफेस कंस्ट्रेंट कहाँ से आया। तो सरफेस कंस्ट्रेंट हम लोग इसलिए अप्लाई किए कि हमारे पास दो इक्वेशन था और तीन अननोन थे। तीन अननोन दो इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हम लोग एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करके जो है लाए थे यहाँ पे। तो सरफेस कंस्ट्रेंट जो है वही एक एक्स्ट्रा इक्वेशन जो है फाइंड करने में यूज होता है। उसको चाहे तो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन सेम करके फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन पैरेलल टू सरफेस जो है ये करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक सरफेस कंस्ट्रेंट का एप्लीकेशन था। तो होपफुली आज के वीडियो में सरफेस कंस्ट्रेंट है क्या, कैसे अप्लाई करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्या इसके टेक्निक्स हैं, होपफुली समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।